उस रात दरवाजे पर जो था वो मेरी मां नहीं थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने अपनी मां को जलते हुए देखा था। शमशान की आग जब धीरे धीरे बुझ रही थी तब मैं वहां खड़ा था। लोग रो रहे थे, पुजारी मंत्र पढ़ रहा था और मैं बस खड़ा देख रहा था, जैसे मेरी रूह भी उस आग में जल चुकी हो। 5 साल बीत गए, लेकिन कल रात 12:17 मेरे कमरे के दरवाजे पर 3 हल्की दस्तक हुई। ठक ठक ठक। मैंने पहले इग्नोर किया, सोचा हवा होगी। हमारा पहाड़ी गांव रात में अजीब आवाजों से भरा होता है। कभी लकड़ी की छत सिकुड़ती है, कभी खिड़की का पुराना कुंडा हिलता है। फिर आवाज आई, बेटा दरवाजा खोलो। मेरा खून जम गया। वो आवाज बिल्कुल मेरी मां जैसी थी। मैं पलंग पर सीधा बैठ गया। मेरी सांस तेज हो गई। दिमाग ने तुरंत कहा, नहीं, ये मुमकिन नहीं। फिर दोबारा, ठंड लग रही है बेटा। मेरी मां मुझे बचपन में ऐसे ही बुलाती थी, बिल्कुल वैसे ही लहजा, वैसे ही हल्की सी खांसी बीच में। मैंने धीरे से पलंग से पैर नीचे रखा। जमीन बर्फ जैसी ठंडी थी। कमरे का टेम्परेचर अचानक गिर गया था, जैसे सर्दियों की रात में भी इतनी ठंड नहीं होती। मैं दरवाजे के पास गया, हाथ हैंडल पर रखा। दिल धक धक धक। अगर दरवाजा खोला और बाहर कोई ना हुआ तो? और अगर खोला और मां खड़ी हुई तो? मैंने धीरे से कुंडा घुमा दिया। दरवाजा खुला। बाहर अंधेरा, बिल्कुल सन्नाटा। वरांडा में लटकती पुरानी लालटेन हवा में धीरे धीरे हिल रही थी, लेकिन हवा चल नहीं रही थी। मां? मेरी आवाज फट गई। कोई जवाब नहीं। तब मेरी नजर जमीन पर पड़ी। गीली मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान बने हुए थे, और वो निशान घर के अंदर की तरफ जा रहे थे। मेरे पैर कांप गए। दरवाजा तो मैंने अभी खोला था, तो ये निशान पहले कैसे बने? मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। ड्राइंग रूम के अंधेरे कोने में कोई खड़ा था। सफेद साया, लंबे बाल, झुकी हुई गर्दन। मेरी सांस रुक गई। मां, मैंने फिर कहा। वो धीरे धीरे सर उठाती है। उसका चेहरा अंधेरे में था, बस उसकी आंखें दिख रही थीं। बिल्कुल सफेद, प्यूपिल नहीं, सिर्फ सफेद। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन पैर जम गए। वो एक कदम आगे बढ़ी। लकड़ी की फर्श ने हल्की सी चीख निकाली। उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी थी, जैसे किसी ने जोर से मोड़ दी हो। मैंने कहा था ना, ठंड लग रही है। इस बार आवाज मेरी मां जैसी नहीं थी। 2 आवाजें एक साथ निकल रही थीं। एक मेरी मां की, एक किसी और की, बहुत भारी, बहुत गहरी। मैंने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से कुंडा लगा दिया। सांस फूल रही थी। ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। मैं पलट कर देखता हूं, वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। दरवाजा तो मैंने बंद किया था, फिर वो अंदर कैसे? उसका चेहरा बिल्कुल सामने था। चमड़ी जली हुई, जैसे शमशान की आग अभी तक उस पर चिपकी हो। आंखों के कोने से काली राख गिर रही थी। तुम मुझे भूल गए बेटा। मेरी चीख निकल गई। मैं भागकर अपने कमरे में घुसा और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। बाहर से खुरचने की आवाज आने लगी, जर्र, जैसे कोई नाखून से लकड़ी को चीर रहा हो। दरवाजा खोलो, मैं थक गई हूं। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैंने कान बंद कर लिए। सुबह तक आवाज चलती रही, फिर अचानक सब चुप। जब सूरज निकला, मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। ड्राइंग रूम में सब नॉर्मल था। कोई निशान नहीं, कोई राख नहीं, कोई पैरों के निशान नहीं। बस एक चीज अलग थी। दीवार पर लगी मां की फोटो। उसमें मां मुस्कुरा नहीं रही थी। फोटो में उनका चेहरा उदास था और उनकी आंखें बिल्कुल सफेद। मैंने कांपते हाथ से फोटो को छुआ। फ्रेम बर्फ जैसा ठंडा था। तभी पीछे से आवाज आई, कल रात तुम्हारी मां को किसी ने देखा शमशान के पास। मैं धीरे से मुड़ा। गांव का बूढ़ा चौकीदार दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो अकेली नहीं थी, उसने धीरे से कहा। उनके साथ कोई और भी था। मेरे गले में आवाज अटक गई। कौन? चौकीदार ने सीधा मेरी आंखों में देखा। जो 5 साल पहले उनकी मौत की रात गायब हो गया था। मेरी रीढ़ की हड्डी में बिजली सी दौड़ गई, क्योंकि उस रात मां की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, और ये बात सिर्फ 2 लोग जानते थे।
माँ और मैं। चौकीदार की आंखों में डर था, लेकिन उस डर से ज्यादा कुछ और था। जैसे वो मुझे पहचान रहा हो, जैसे उसे कुछ पता हो। कल रात 12 बजे के बाद शमशान के पास एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसने धीरे से कहा। वो जली हुई लग रही थी और मिट्टी को हाथ से खोद रही थी। मेरी सांस रुक गई। मिट्टी कहाँ की? मैंने मुश्किल से पूछा। चौकीदार ने सीधा जवाब दिया, वही जगह जहां तुम्हारी मां का चिता जलाया गया था। मेरा गला सूख गया। 5 साल पहले का वो दिन मेरी आंखों के सामने जिंदा हो गया। बारिश हो रही थी, रास्ता फिसलना था। लोगों ने कहा एक्सीडेंट हुआ, मां पहाड़ी रास्ते से फिसल कर गिर गई, लेकिन सच कुछ और था। उस रात मैं और मां झगड़ रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि मैं गांव छोड़कर शहर भागने वाला हूं, पैसे लेकर। वो पैसे जो बाबा ने मरने से पहले छुपा कर रखे थे। मां ने मुझे रोका। उन्होंने कहा, ये पैसे तुम्हारे नहीं, तुम्हारे छोटे भाई के लिए हैं। मुझे गुस्सा आ गया, बहुत ज्यादा। बारिश में पहाड़ी रास्ते पर हम दोनों खड़े थे। वो मुझे पकड़कर रोक रही थी। मैंने जोर से हाथ झटका। वो फिसली और नीचे गिर गई। मैं भागकर किनारे तक गया। उनका शरीर पत्थरों से टकराता हुआ नीचे जा रहा था। उनकी चीख आज तक मेरे कान में गूंजती है। वो एक्सीडेंट नहीं था, वो मेरा धक्का था। मैं नीचे नहीं गया, मैं उन्हें बचाने नहीं गया, मैं भाग आया। और अगले दिन जब लाश मिली, सबने कहा बेचारी फिसल गई। मैंने सिर्फ सिर झुका लिया। सच वहीं मिट्टी में दफन हो गया, या मुझे लगा था दफन हो गया। वो मिट्टी खोद रही थी। चौकीदार की आवाज ने मुझे वापस वर्तमान में ला दिया, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। मेरे पैर अपने आप शमशान की तरफ बढ़ने लगे। शाम हो चुकी थी। सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा था। हवा में जलती लकड़ी और गीली मिट्टी की स्मेल घुली हुई थी। शमशान पहुंचते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वही जगह, वही पेड़, वही मिट्टी का ढेला। लेकिन मिट्टी सच में खोदी हुई थी, जैसे किसी ने हाथों से गड्ढा बनाया हो। मैं धीरे से पास गया। गड्ढे के अंदर अंधेरा था। मैं झुककर देखने लगा। तभी पीछे से किसी ने फुसकारा, तुम मुझे यहीं छोड़ गए थे। मैं झटके से मुड़ा। कोई नहीं। हवा तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी। लालटेन जो शमशान के गेट पर लटकती थी, अपने आप जल उठी। मैंने फिर गड्ढे में झांका, और इस बार मैंने देखा। अंदर कुछ सफेद था, कपड़ा, जली हुई साड़ी का टुकड़ा, वही लाल बॉर्डर वाली साड़ी जो मां ने उस रात पहनी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उसे बाहर निकाला। कपड़ा गीला था, लेकिन बारिश तो नहीं हुई थी। वो गीला था, गाढ़ा, काला और गर्म, जैसे अभी किसी ने जलती चिता से निकाला हो। तभी मेरे पीछे पैरों की हल्की आहट हुई। ठप ठप ठप। मैं धीरे से मुड़ा। सफेद साया पेड़ के नीचे खड़ा था। इस बार उसका चेहरा अंधेरे में नहीं था, वो साफ दिख रहा था। चमड़ी जली हुई, होंठ फटे हुए, आंखें सफेद, लेकिन इस बार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, काले आंसू। तुमने मुझे धक्का दिया था, उसने सीधा कहा। मेरे पैर थरथराने लगे। मैं बहुत गुस्से में था मां। मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। वो धीरे धीरे मेरे पास आई। जमीन पर उसके पैर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में हल्की सी तैर रही थी। गुस्सा, उसकी 2 आवाजें एक साथ गूंजी, या लालच। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन मेरे पैर मिट्टी में धंस गए, जैसे जमीन मुझे पकड़ रही हो। जिस पैसे के लिए तुमने मुझे मारा, वो पैसे अब भी वहीं हैं। मेरी आंखें फट गईं। वहीं जहां तुमने मुझे धक्का दिया। मुझे याद आया, उस रात मैं वापस गया था। मां के गिरने के बाद मैं नीचे नहीं उतरा, लेकिन उनका पर्स मैंने पहाड़ी किनारे से उठाया था। पैसे मैंने घर के पुराने संदूक में छुपा दिए थे। 5 साल से मैंने उसे हाथ नहीं लगाया, क्योंकि हर बार जब भी संदूक खोलता, मुझे जलती लकड़ी की स्मेल आती। पैसे वापस करो, उसकी आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास थी। मैंने महसूस किया कोई ठंडी सांस मेरी गर्दन को छू कर गुजरी। अचानक मेरी शर्ट के कॉलर को किसी ने पकड़ लिया। मैं हवा में उठ गया। मिट्टी मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई। या फिर तुम भी मेरे साथ यहीं रहोगे, मैंने जोर से चीखा। मां! उस पल सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं शमशान की मिट्टी पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। लोग मुझे घेर कर खड़े थे। चौकीदार बोल रहा था, इसे रात भर यहीं पड़ा देखा, जैसे किसी से बात कर रहा हो। मैं धीरे से उठा। मेरी मुट्ठी बंद थी। मैंने उसे खोला। अंदर वही जली हुई साड़ी का टुकड़ा था, लेकिन इस बार उस पर खून लगा था, ताज़ा खून, और उस पर उंगली से लिखा था,
आज रात संदूक खोलना। मेरा दिल डूब गया, क्योंकि संदूक मेरे कमरे में है और घर में आज रात मैं अकेला हूं। संदूक के अंदर जो था वो मां से भी ज्यादा भयानक था। उस दिन मैं घर वापस आया तो सूरज ढल रहा था। आसमान लाल था, बिल्कुल वैसे ही लाल जैसे जलती हुई आग का रंग। घर के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। जली हुई लकड़ी, गीली मिट्टी और कुछ ऐसा जो सिर्फ शमशान में महसूस होता है। मैं सीधा अपने कमरे में गया। पलंग के नीचे पुराना लोहे का संदूक रखा था। 5 साल से मैंने उसे खोला नहीं था। उस रात मां के गिरने के बाद मैं अंधेरे में वापस पहाड़ी किनारे गया था। उनका पर्स उठाया था, पैसे निकाले थे और बिना पीछे देखे भाग आया था। तब से वो पैसे इस संदूक में बंद थे। मैंने झुककर संदूक को बाहर खींच लिया। धर्र, जमीन पर घिसते हुए उसने एक खुरचने वाली आवाज निकाली, जैसे कोई चीज अंदर से हिली हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये सिर्फ दिमाग का धोखा है, मैंने खुद से कहा। मैंने हाथ बढ़ाकर ताला छुआ। ताला बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन अगले ही पल वो अपने आप खुल गया। टक। मैंने पीछे हटकर उसे देखा। मैंने तो चाबी लगाई ही नहीं थी। संदूक धीरे धीरे खुलने लगा। चूं। अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ हिला। मैंने हिम्मत करके ढक्कन पूरा खोला और जो मैंने देखा, मेरी सांस वहीं अटक गई। पैसे नहीं थे, अंदर कपड़े नहीं थे, अंदर मिट्टी भरी थी। गीली काली मिट्टी, जैसे किसी ने शमशान की जमीन भर दी हो। और उस मिट्टी के बीच एक हाथ बाहर निकला हुआ था, जला हुआ, चमड़ी उतरी हुई, उंगलियों के निशान पहचान में आने लायक। वो मेरी मां का हाथ था। मैं चीख कर पीछे गिर गया। हाथ हिलने लगा, उंगलियां मुड़कर सीधी हुईं, जैसे कोई जिंदा इंसान धीरे धीरे मिट्टी के अंदर से निकल रहा हो। मैंने कहा था, पैसे वापस करो। आवाज संदूक के अंदर से आई। 2 आवाजें एक साथ, एक मां की, एक किसी और की। मैं दीवार से टकराकर खड़ा हो गया। मैं वापस कर दूंगा। मेरे मुंह से लफ्ज टूट करे थे। मिट्टी हिलने लगी। संदूक के अंदर से धीरे धीरे मां का पूरा शरीर उभरने लगा, लेकिन वो वैसी नहीं थी जैसे शमशान में थी। इस बार उनकी आंखों में सिर्फ सफेदी नहीं थी, उनकी आंखों के अंदर अंधेरा घूम रहा था, जैसे कोई और चीज उनके अंदर बस गई हो। उनकी गर्दन टेढ़ी थी, बालों में राख अटकी थी, होंठ आधे चले हुए। वो संदूक के अंदर से बैठ गईं। सिर्फ पैसे का कर्ज नहीं है, उन्होंने कहा, खून का कर्ज है। तब मुझे महसूस हुआ कमरे में हम 2 नहीं थे। दीवार पर परछाइयां हिल रही थीं, एक नहीं कई। मैं धीरे से मुड़ा। कमरे के कोने में 3 साए खड़े थे, सफेद धुंध जैसे शरीर, उनकी आंखें भी सफेद। चौकीदार की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। वो अकेली नहीं थी, ये वही थे, शमशान के साए। उनमें से एक आगे बढ़ा, उसका चेहरा धीरे धीरे साफ हुआ और मेरा खून जम गया। वो मेरा छोटा भाई था, लेकिन वो तो जिंदा है, शहर में रहता है। भैया, उस साए ने धीरे से कहा। पैसे मेरे थे ना? मेरा दिमाग घूम गया। तुम तो जिंदा हो, वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कान बिल्कुल इंसानी नहीं थी। शरीर जिंदा है, रूह तो उस रात मर गई थी। तब मुझे याद आया, उस रात जब मां गिर रही थी, पहाड़ी के नीचे किसी और की चीख भी सुनाई दी थी। मैंने सोचा था दिमाग का धोखा है, लेकिन शायद वो मेरा भाई था। वो नीचे खड़ा था और मां का शरीर उस पर गिरा था। गांव वालों ने कभी उसका नाम नहीं लिया, क्योंकि सुबह जब लाश मिली सिर्फ मां की मिली। भाई उस दिन से चुप हो गया, कभी पहले जैसा नहीं रहा। शायद उसकी रूह वहीं रह गई थी। और आज वो यहां था, मेरे कमरे में, मेरे सामने। मां संदूक से पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। एक धक्का तुमने दिया था, अब 3 धक्के लगेंगे। साए धीरे धीरे मेरे करीब आने लगे। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, खिड़कियां झटके से बंद, हवा रुक गई। सिर्फ मेरी सांस की आवाज। मां मेरे बिल्कुल सामने आ गई। उन्होंने अपना जला हुआ हाथ मेरे सीने पर रखा। ठंड, बर्फ से भी ज्यादा ठंड। मिट्टी वापस मिट्टी में जाएगी। अचानक जमीन हिलने लगी, पलंग नीचे धंसने लगा, दीवार की प्लास्टर टूटकर गिरने लगी और मेरे पैर के नीचे वही काली गीली मिट्टी उभरने लगी, जैसे पूरा कमरा शमशान में बदल रहा हो। साए एक साथ बोलने लगे, कर्ज कर्ज कर्ज। मैंने जोर से आंखें बंद कर ली। मैं मान लेता हूं, मैं सब मान लेता हूं, मैंने धक्का दिया था। मेरी चीख कमरे में गूंज गई। सब कुछ एक पल के लिए रुक गया। खामोशी। फिर मां ने धीरे से कहा,
सच बोलने में 5 साल लग गए। उनकी उंगली मेरी गर्दन तक आई। अब फैसला रात करेगी। अचानक सब अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं अपने कमरे में था। सब नॉर्मल, संदूक बंद, जमीन साफ, कोई मिट्टी नहीं, कोई साया नहीं। लेकिन मेरे सीने पर जलने का निशान था, बिल्कुल हाथ के शेप में, और दीवार पर खून से लिखा था, आखिरी रात आज। मैं धीरे से पीछे हटा। तभी फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम था छोटा भाई। मेरे हाथ कांप गए। मैंने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही लाइन सुनाई दी, भैया मैं घर आ रहा हूं आज रात। कॉल कट, और उसी पल संदूक के अंदर से हल्की सी ठक ठक की आवाज आई। आखिरी रात, जब घर शमशान बन गया। फोन कट होने के बाद कमरा बिल्कुल चुप हो गया। सिर्फ संदूक के अंदर से हल्की थप थप, ठक ठक ठक। हर थप के साथ मेरा दिल भी उतनी ही जोर से धड़क रहा था। ये सच नहीं है, ये सब दिमाग का खेल है, मैं बार बार खुद से कह रहा था। लेकिन संदूक की ढक्कन हल्की हल्की हिल रही थी। मैं धीरे धीरे पीछे हटा। घर के बाहर हवा तेज हो गई। खिड़की के शीशे कांपने लगे। लालटेन अपने आप जल उठी। रात अभी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन अंधेरा ऐसे घना हो चुका था जैसे आधी रात बीत चुकी हो। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। धड़ाम। मेरा शरीर झटके से हिल गया। फिर दूसरी बार धड़ाम। भैया दरवाजा खोलो। इस बार आवाज फोन वाली थी, मेरे छोटे भाई की। मेरा गला सूख गया। अगर वो यहां है तो संदूक के अंदर कौन है? दस्तक फिर हुई। भैया मैं हूं, जल्दी खोलो। मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम भारी लग रहा था। हैंडल पकड़ा, सांस अंदर खींच ली और दरवाजा खोल दिया। बाहर मेरा छोटा भाई खड़ा था, जिंदा, सांस लेता हुआ, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन उसकी आंखों के नीचे गहरे काले दाग थे, चेहरा पीला और उसकी मुस्कान अजीब। भैया आप ठीक हो? उसने पूछा। मैं बस उसे देखते रह गया। तुम ठीक हो? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। वो धीरे से हंसा। मैं कब ठीक था? उसकी बात सुनकर मेरे सीने में कुछ टूट सा गया। हम दोनों अंदर आए। दरवाज़ा बंद हुआ। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, संदूक बिल्कुल शांत था, कोई आवाज़ नहीं। मैंने सोचा शायद सब खत्म हो गया, शायद ये सब गिल्ट था, शायद माँ की रूह को सिर्फ सच चाहिए था। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि भाई ने सीधा पूछा, भैया उस रात क्या हुआ था? मेरे पैर जम गए। कौन सी रात? वो सीधा मेरी आंखों में देखने लगा। जिस रात माँ गिरी और मैं नीचे खड़ा था। मेरा खून जम गया। तुम्हें याद है? वो धीरे से सिर हिलाता है। सब याद है। उसकी आवाज अब नॉर्मल नहीं थी, उसमें हल्की सी गूंज थी, जैसे कोई और भी साथ बोल रहा हो। याद है जब माँ गिरी, उनका शरीर मुझ पर गिरा, मैंने धीरे से पीछे कदम लिया। याद है कैसे मेरी सांस रुक गई थी, पत्थर से टकराकर। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज कहीं और से आ रही थी। याद है कैसे आपने नीचे देखकर भी मुझे नहीं बचाया? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं डर गया था। वो अचानक जोर से हंसा। हंसी बिल्कुल इंसानी नहीं थी। डर या लालच? उसी पल संदूक अपने आप खुल गया। धड़ाम। मिट्टी बाहर गिरने लगी। कमरा फिर से ठंडा हो गया। भाई ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे सफेद होने लगी, बिल्कुल माँ जैसी। मैं जिंदा बच गया था, लेकिन मेरी रूह वहीं रह गई थी। मैंने दीवार पकड़ ली। तुम क्या कह रहे हो? वो एक कदम आगे बढ़ा। मैं 5 साल से जिंदा लाश हूं। रात को सपने में माँ मुझे बुलाती थी, कहती थी जब तक सच सामने नहीं आएगा हम दोनों अधूरे हैं। मेरी सांस तेज हो गई। मैं पुलिस के पास जाऊंगा, मैं सब बता दूंगा, मैंने बेचैनी में कहा। तभी माँ संदूक के अंदर से धीरे धीरे उठकर खड़ी हो गई। इस बार उनका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक था। आंखों से काला पानी बह रहा था। उन्होंने हाथ उठाया और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़की टूटकर गिर गई। हवा का तूफान अंदर घुस गया। साए फिर से दीवार पर उभरने लगे। माँ की आवाज गूंजी, सच सिर्फ बोलने से पूरा नहीं होता, कर्ज चुकाना पड़ता है। मिट्टी जमीन से उभरने लगी। मेरा भाई धीरे धीरे पीछे हटा। भैया
उस रात आपने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा। मिट्टी ने मेरे पैर पकड़ लिए, मैं घुटनों तक धंस गया। माँ मेरे बिल्कुल सामने आ गई। 3 धक्के, एक मेरा। उन्होंने मुझे जोर से पीछे धक्का दिया, मैं मिट्टी में और धंस गया। एक उसका, मेरे भाई ने भी धक्का दिया, मैं कमर तक मिट्टी में चला गया। तीसरा, माँ की आवाज़ और भारी हो गई, तुम खुद दोगे। मैंने चीख कर कहा, मैं तैयार हूं। अचानक सब रुक गया, हवा बंद, साए गायब, मिट्टी वापस जमीन में चली गई। मैं जमीन पर गिर गया, सांस फूल रही थी। भाई मेरे सामने खड़ा था, उसकी आंखें नॉर्मल हो चुकी थी, वो रो रहा था, भैया मुझे बचा लो। उसकी आवाज़ में सच्चा डर था, वो मुझे ले जाएगी। मैंने उसे गले लगा लिया, मैं यहाँ हूँ, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैंने उसे पकड़ा, उसका शरीर ठंडा होने लगा, बहुत ठंडा। उसकी सांस रुकने लगी। माँ, उसने हल्की सी आवाज़ में कहा, और उसका शरीर धीरे धीरे मेरी बाहों से हल्का होने लगा, जैसे हवा, जैसे धुंध। मैं उसे पकड़े हुए था, लेकिन वो मेरी बाहों से फिसल कर गायब हो गया। कमरा खाली, सिर्फ मैं और संदूक। संदूक के अंदर से हल्की सी आवाज़ आई, अब बस एक रह गया। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी उतर गई। दीवार पर खून से लिखा था, आखिरी फैसला सुबह से पहले। रात अभी खत्म नहीं हुई थी और मुझे पता था, सुबह होने से पहले या तो मैं जिंदा रहूंगा या फिर इस घर का एक और साया बन जाऊंगा। अंतिम फैसला। जब मैंने खुद को शमशान को सौंप दिया, रात का आखिरी पहर चल रहा था। घर बिल्कुल चुप था, न हवा, न खिड़की की आवाज, न संदूक की थप-थप। लेकिन यह खामोशी सबसे ज्यादा खतरनाक थी। दीवार पर लिखा था, आखिरी फैसला सुबह से पहले। मैंने धीरे से संदूक की तरफ देखा, वो खुला हुआ था। अंदर मिट्टी नहीं थी, अंदर अंधेरा था, गहरा, बेअंता, जैसे कोई गड्ढा हो जो सीधा जमीन के अंदर नहीं, किसी और जगह जाता हो। मेरे दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, कर्ज चुकाना पड़ेगा। मैं धीरे धीरे संदूक के पास गया। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, अंदर से हल्की सी फुसकारी आई, सच के बिना मोक्ष नहीं। मां की आवाज थी, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा कम, दर्द ज्यादा था। मैंने आंखें बंद की। मैं सब मान चुका हूं, मैं पुलिस के पास जाऊंगा, मैं सब बता दूंगा। अंधेरे से जवाब आया, दुनिया को नहीं, जमीन को सच चाहिए। मेरे पैर थर्रा गए। तभी घर की दीवार हिलने लगी, छत से मिट्टी गिरने लगी, लकड़ी की फर्श फटने लगी और जमीन के बीच एक दरार पड़ गई। उस दरार के अंदर से वही काली मिट्टी उभरने लगी, शमशान की मिट्टी। जली हुई लकड़ी की स्मेल फिर हवा में फैल गई। मैंने देखा, मां दरार के अंदर खड़ी थी। इस बार वो पहले से अलग थी। उनका चेहरा जला हुआ नहीं था, वो बिल्कुल वैसे ही थी जैसे बचपन में होती थी। साफ चेहरा, प्यार भरी आंखें, लेकिन उनकी आंखों के पीछे अंधेरा अब भी था। बेटा, उन्होंने हल्की सी आवाज में कहा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मां, मुझे माफ कर दो, वो धीरे से बोली। माफी तब मिलती है जब इंसान दर्द समझे। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। तुम्हें वही महसूस करना होगा जो हमने किया। अचानक मेरे पैर के नीचे की जमीन गायब हो गई। मैं नीचे गिरने लगा। अंधेरा, ठंड और फिर धड़ाम। मैं पहाड़ी के किनारे खड़ा था, बारिश हो रही थी। वही रात, वही जगह। मां मेरे सामने खड़ी थी, बिल्कुल जिंदा। तुम्हें याद है? उन्होंने पूछा। मैं कांप रहा था। मुझे सब याद था, हर लफ्ज, हर गुस्सा, हर धक्का। इस बार धक्का तुम्हें लगेगा। अचानक पीछे से किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं फिसला, नीचे गिरने लगा, पत्थर से टकराया, सांस रुकने लगी। मैंने वही महसूस किया जो उन्होंने महसूस किया था, दर्द, डर, अकेलापन। मैं चीखना चाह रहा था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। नीचे गिरते हुए मैंने देखा, ऊपर किनारे पर मेरा ही चेहरा खड़ा था, वही चेहरा जो 5 साल पहले था। वो मुझे देख रहा था और पीछे मुड़कर चला गया, जैसे मैंने किया था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली, मैं फिर घर के कमरे में था।
लेकिन मैं जमीन पर नहीं था, मैं हवा में लटक रहा था। माँ मेरे सामने खड़ी थी। अब तुम समझ गए, उन्होंने धीरे से कहा। मैं रो पड़ा। मैं सब वापस कर दूंगा, मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। उन्होंने सिर हिला दिया। इंसानी कानून देर से सजा देता है, जमीन तुरंत लेती है। संदूक के अंदर का अंधेरा फैलने लगा। वो धीरे धीरे कमरे को निगलने लगा। दीवार गायब, छत गायब, घर गायब, सिर्फ शमशान, रात और मिट्टी। माँ और मेरा भाई दोनों मेरे सामने खड़े थे। भाई की आंखें अब शांत थी। भैया, अब हम अधूरे नहीं रहेंगे। मिट्टी ने मेरे पैर पकड़ लिए। इस बार मैं लड़ा नहीं, मैं चीखा नहीं, मैंने आंखें बंद कर ली। माँ, मैं तैयार हूं। मिट्टी धीरे धीरे मुझे निगलने लगी, घुटनों तक, कमर तक, सीने तक। माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखा। इस बार उनका हाथ ठंडा नहीं था, गर्म था, जैसे बचपन में बुखार के वक्त रखती थी। अब कर्ज पूरा हुआ। मेरी सांस धीरे धीरे रुकने लगी। आखिरी पल में मैंने देखा, सूरज उग रहा था। पहाड़ों के पीछे से हल्की रोशनी आ रही थी और माँ और भाई की रूह धीरे धीरे रोशनी में घुल रही थी। मिट्टी मेरे चेहरे तक आ चुकी थी। आखिरी पल में मैंने सिर्फ एक बात महसूस की, शांति। सुबह गांव के लोगों ने घर का दरवाजा खोला। घर बिल्कुल ठीक था, न दीवार टूटी, न संदूक खुला, लेकिन कमरे के बीच जमीन पर एक नया मिट्टी का ढेला था और उस मिट्टी पर उंगली से लिखा था, कर्ज चुक गया। संदूक हमेशा के लिए बंद था और उस घर में उस दिन के बाद कभी कोई नहीं रहा। लेकिन रात को 12:17 पर कभी कभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई देती है, ठक ठक ठक, और एक धीमी सी आवाज, बेटा दरवाजा खोलो।